इस वीडियो में हम जानेंगे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन के बारे में। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ठीक है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन का मतलब क्या है। रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? जैसे ये टर्म आया रेगुलेटर से, तो रेगुलेटर का मतलब क्या होता है? कंट्रोल करना। क्लियर कि कोई भी काम कब होना है कब नहीं होना है, इसको कंट्रोल करना। उसको कंट्रोल किससे करते हैं? रेगुलेटर। रेगुलेटर जो टर्म होता है एक्चुअली कंट्रोलिंग के लिए होता है, उसी से बना है रेगुलेशन, है ना। तो रेगुलेशन का मतलब यहाँ है कंट्रोल होना। जीन एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल होना। तो जीन एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? आपके पास जो इंफॉर्मेशन है, जो चीजें हैं, उसको एक्सप्रेस करना, वही तो एक्सप्रेशन है। तो जीन क्या एक्सप्रेस करेगा? तो जीन एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि जीन जो प्रोटीन बना रहा है, क्लियर, या जो एंजाइम बना रहा है, उसी को तो जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। जीन के द्वारा प्रोटीन को बनाना या एंजाइम को बनाना, क्योंकि जीन के पास क्या है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। उस इंफॉर्मेशन को वो ट्रांसफर करता है किसके पास? मैसेंजर आरएनए के पास। और मैसेंजर आरएनए से क्या बनते हैं? प्रोटीन। ऐसा ही बनते हैं ना। अब प्रोटीन जो बन रहा है एक्चुअली, तो वो प्रोटीन क्या है? वो जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन का मतलब जीन के द्वारा प्रोटीन का बनना, जिस बेसिस पर उसके पास इंफॉर्मेशन है, उस बेसिस के अनुसार प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है? जीन एक्सप्रेशन, है ना। तो देखिए ये जीन एक्सप्रेशन कैसे होता है, यानी कि प्रोटीन के बनने का प्रोसेस कैसे रेगुलेट होता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे बॉडी में बहुत सारे प्रोटीन्स हैं, एंजाइम ऐसे हैं जिसका फॉर्मेशन पूरे लाइफ टाइम होता है, यानी कि वो हमेशा होते रहता है, वो रुकता नहीं है। बट कुछ ऐसे भी हैं जिसका फॉर्मेशन कुछ फिक्स टाइम ड्यूरेशन तक ही होता है, उसके बाद रुक जाता है। जैसे आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। जैसे अगर हमारे बॉडी के हाइट की बात की जाए, तो 21-22 साल के एज तक आने के बाद जो है हाइट का बढ़ना क्या हो जाता है? रुक जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हाइट को बढ़ने के लिए जो प्रोटीन बन रहा था, हाइट को बढ़ने के लिए वो प्रोटीन जो है अब बनना रुक चुका है। क्लियर, यानी कि उस प्रोटीन का निर्माण पूरे लाइफ टाइम नहीं हो रहा है। बट हमारा हेयर है, तो हेयर का फॉर्मेशन पूरे लाइफ टाइम होते रहता है। इसका कारण क्या है? हेयर को बनने के लिए जो प्रोटीन बन रहे हैं, उसके बनने का प्रोसेस कंटिन्यू जारी है। मतलब ये है कि कुछ प्रोटीन ऐसे हैं जिसका फॉर्मेशन पूरा लाइफ टाइम होते रहता है, और कुछ प्रोटीन ऐसे हैं जिसका फॉर्मेशन कुछ सर्टेन एज तक ही हो पाता है। क्लियर है? ये दोनों चीजें क्लियर है। तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन का मतलब समझ गए कि जीन किस तरीके से प्रोटीन बनाता है, ये प्रोटीन के बनने का प्रोसेस रेगुलेट कैसे होता है, यानी कि कब शुरू और कब बंद होता है। तो अलग अलग हम सेल में देखते हैं। जैसे अगर यूकैरियोट्स में देखें या यूकैरियोटिक सेल में देखें, तो जीन एक्सप्रेशन अलग अलग लोकेशन पर इसका कंट्रोलिंग हो सकता है, इसका नियंत्रण हो सकता है ना। जैसे कंट्रोलिंग किस लोकेशन पे इसका हो सकता है? मान लीजिए कि ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना। क्लियर। तो जैसे ही डीएनए से मैसेंजर आरएनए बन रहे हैं, इस जगह पर ही अगर प्रोसेस रुक जाए, यानी कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए बने ही नहीं, तो ये एक जगह हो गया जहां पे कंट्रोलिंग हो रहा है। इसका बात समझ में आ रही है? ये एक जगह कंट्रोलिंग हो रहा है ना। दूसरा, ये मैसेंजर आरएनए बनने के बाद कहां आता है? साइटोप्लाज्म में, यानी कि ट्रांसफर ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। अगर ये बन तो जाए लेकिन न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म तक नहीं आए, तो क्या प्रोटीन बन जाएगा? नहीं। तो ये दूसरा लोकेशन हो गया जहां पर इसको क्या किया जा सकता है? रोका जा सकता है। क्लियर। इसके अलावा और किस लोकेशन पे हम इसको रोक सकते हैं? तो इसको और भी लोकेशन पे रोका जा सकता है, जैसे ट्रांसलेशन के साइट पर। ट्रांसलेशन जैसे मान लीजिए कि ये साइटोप्लाज्म में आ भी गया, तो मैसेंजर आरएनए से क्या बनना है? प्रोटीन बनना है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। क्लियर। तो ये भी एक लोकेशन है जहां पर प्रोटीन के बनने के प्रोसेस को क्या किया जा सकता है? रोका जा सकता है। तो आपने देखा यूकैरियोट सेल, यूकैरियोटिक सेल में या यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि जहां से डीएनए से मैसेंजर आरएनए बन रहा है, उस जगह पर रोका जा सकता है। दूसरा, ट्रांसफर ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, अगर ये न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म तक आता ही नहीं है, तब भी क्या होगा? प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। और तीसरा, अगर मैसेंजर आरएनए आ भी गया और ट्रांसलेशन का प्रोसेस परफॉर्म नहीं हो,
तब भी प्रोटीन नहीं बन पाएगा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट साइट हैं जहां पर यूकैरियोट्स में जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट किया जा सकता है, यानी कि इसको रोका जाता है या फिर कंटिन्यू किया जाता है ना। इसके अलावा स्प्लिसिंग के साइट पे भी किया जा सकता है। स्प्लिसिंग का मतलब आप समझ रहे हैं, जहां पे एचएनआरएनए से मैसेंजर आरएनए बन रहे थे, तो उसको बनने के लिए क्या था, एक जॉन और इंट्रॉन अलग हो रहे थे, उस एक लोकेशन पर भी इस प्रोसेस को क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। तो ये तो देखा आपने कि यूकैरियोट्स में जीन एक्सप्रेशन को कौन से जगह पे, किस किस जगह पर इसको रेगुलेट किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। क्लियर। अब देखते हैं हम प्रोकैरियोट्स में कि प्रोकैरियोट्स में कैसा होता है। क्लियर है। तो प्रोकैरियोट्स में इसको परफॉर्म करने के लिए ग्रुप ऑफ जीन होते हैं, बहुत सारे जीन होते हैं, है ना। क्या होते हैं इसमें, ग्रुप ऑफ जीन, कई जीन मिल करके इसको करते हैं और सारे ग्रुप को क्या कहते हैं, कलेक्टिवली ओपेरॉन कहते हैं। क्लियर। वे सारे जीन के ग्रुप जो मिल करके प्रोटीन के बनने के प्रोसेस को शुरू या बंद करते हैं, वो सारे ग्रुप्स को क्या कहते हैं, ओपेरॉन्स कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ओपेरॉन्स है क्या। तो एक्चुअली आपने देखा ओपेरॉन्स क्या है, जीन का ग्रुप है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्रोटीन के बनने के प्रोसेस को शुरू करने के लिए या फिर प्रोटीन के बनने के प्रोसेस को बंद करने के लिए। क्लियर। तो इसको हम समझते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। तो ये सारे जीन के ग्रुप को हम एक साथ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है ये जीन, रेगुलेटरी जीन इधर, स्ट्रक्चरल जीन इधर, ठीक है। तो रेगुलेटरी जीन का मतलब क्या है, जो रेगुलेट कर रहा है, तो इस साइड हम लिखेंगे किसको, रेगुलेटरी जीन को, ठीक है। और रेगुलेटरी जीन क्या काम करेगा, और इधर लिखेंगे किसको, स्ट्रक्चरल जीन को, ठीक है। तो देखो पहले हम यहाँ पे इंडिकेट कर देते हैं, रेगुलेटरी जीन किसे कहेंगे, विच रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, है ना। जो प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को रेगुलेट कर रहा है उसे हम क्या कहेंगे, रेगुलेटरी जीन। और स्ट्रक्चरल जीन किसे कहेंगे, which form protein by transcription and translation। क्लियर। तो वो जीन जो ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन के द्वारा प्रोटीन बना रहे हैं उसे क्या कहेंगे, स्ट्रक्चरल जीन। और जो इस प्रोसेस को कंट्रोल कर रहे हैं उसे क्या कह रहे हैं, रेगुलेटरी जीन। ऐसा ही है ना। देखिए यहाँ पे सबसे पहला जीन क्या होगा, प्रमोटर जीन। इसके बाद क्या होगा, इनहिबिटरी जीन, फिर से होगा प्रमोटर जीन, फिर से होगा ऑपरेटरी जीन, है ना। और इसके बाद क्या होगा, जेट वाई ए, ये सब क्या होंगे, स्ट्रक्चरल जीन, जो क्या करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन करके प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे, है ना। तो ये आपने देखा इस तरीके से। अब देखिए ये काम कैसे करता है, इसको समझना जरूरी है। तो P का मतलब क्या हुआ, ये सारी चीजें मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ आपको। P का मतलब क्या हुआ, प्रोमोटर जीन। आप देखे थे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में प्रोमोटर जीन था ना। I का मतलब क्या हुआ, इनहिबिटरी जीन, ठीक है। P का मतलब फिर से प्रोमोटर जीन। O का मतलब ऑपरेटरी जीन, यही हुआ ना। और Z और Y और ये क्या है, ये स्ट्रक्चरल जीन है। ऐसा ही है। मान लीजिए ये प्रोकैरियोट्स के अंदर परफॉर्मर है, इसका मतलब किसी बैक्टीरिया के अंदर ऐसा हो रहा है, यही हो रहा है ना। अब देखिए प्रमोटर जीन, इसके साथ कौन जुड़ता है, आपको पता है, आरएनए पॉलीमरेज। कौन जुड़ता है, आरएनए पॉलीमरेज। आपने देखा था ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में, इसके साथ भी क्या जुड़ेगा, आरएनए पॉलीमरेज, दोनों के साथ जुड़ गया ना। अब देखो ये इनहिबिटरी जीन क्या करता है, एक प्रोटीन बनाता है और इस प्रोटीन को कहते हैं इनहिबिटरी प्रोटीन, ठीक है। इनहिबिटरी जीन क्या करता है, एक प्रोटीन बनाता है जिसे क्या कहते हैं, इनहिबिटरी प्रोटीन। इसको हम अलग कलर से दिखाते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये मान लो क्या बन गया, इनहिबिटरी प्रोटीन बन गया ना। इसका नाम हम यहाँ पे लिख देते हैं इनहिबिटरी, HIBITORY प्रोटीन। क्लियर, इनहिबिटरी प्रोटीन बन गया। ध्यान दीजिए
ये इनहिबिटरी प्रोटीन क्या करता है इसको समझना जरूरी है। ये इनहिबिटरी प्रोटीन जाकर ऑपरेटरी जीन के साथ जुड़ जाता है। किसके साथ जुड़ता है? ऑपरेटरी जीन के साथ जुड़ जाता है। जुड़ गया ना ऑपरेटरी जीन के साथ। जैसे ही ये ऑपरेटरी जीन के साथ जुड़ता है तो क्या होता है इसको समझिए। देखिए आरएनए पॉलीमरेज जब तक आगे मूव नहीं करेगा तब तक ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन का प्रोसेस नहीं होगा। यानी कि डीएनए जो मैसेंजर आरएनए बना रहा था उसके लिए जरूरी है कि स्ट्रक्चरल जीन के ऊपर से किसका मूवमेंट हो? आरएनए पॉलीमरेज का। और ये जो इनहिबिटरी प्रोटीन है ये क्या करता है? आरएनए पॉलीमरेज के मूवमेंट को रोक देता है। तो ऐसा होने से क्या होगा? ऐसा होने से प्रोटीन के बनने का प्रोसेस बंद हो जाएगा, यानी कि ये ऑफ हो जाएगा प्रोटीन के बनने का प्रोसेस। क्लियर है? लेकिन जैसे ही ये हटेगा प्रोटीन के बनने का प्रोसेस क्या हो जाएगा? शुरू। तो ये हटेगा कब? क्लियर है? हटेगा कब? समझ में आ रहा है? तो जैसे मान लीजिए कि ये बैक्टीरिया जो है ये एक मीडियम में रखा गया है और वहां पे क्या है? लैक्टोज है। क्या है? लैक्टोज शुगर होता है ना? ये लैक्टोज अगर इसके अंदर पहुंचता है, लैक्टोज अगर बैक्टीरिया के अंदर पहुंचता है, क्लियर? कौन पहुंचता है? लैक्टोज। तो बैक्टीरिया के अंदर पहुंचने से ये दो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, एक एलोलैक्टोज और दूसरा लैक्टोज। ठीक है? पहला कन्वर्ट किस में होता है? ये एलोलैक्टोज में, और दूसरा कन्वर्ट किस में होता है? ये लैक्टोज में। ठीक है? अब देखिए यहां पर जितना मान लीजिए कि ये 100% लैक्टोज था और 100% ट्रांसफर हो गया, तो इसमें 1% ही कन्वर्ट होता है किसमें? एलोलैक्टोज में, और बाकी 99% जो कन्वर्ट होता है वो किसमें होता है? लैक्टोज में। 1% एलोलैक्टोज में और 99% लैक्टोज में। ये आप समझिए, पहले से ये मॉडल क्या था? ऑफ, यानी कि प्रोटीन के बनने का प्रोसेस क्या था? बंद था। अब शुरू कैसे होता है इसको समझना है। बंद क्यों था ये देखा आपने? इनहिबिटरी जीन इनहिबिटर प्रोटीन बनाता है और ये प्रोटीन जब ऑपरेटरी जीन के साथ जुड़ता है तो आरएनए पॉलीमरेज का मूवमेंट स्ट्रक्चरल जीन की तरफ बंद हो जाता है, और जब तक स्ट्रक्चरल जीन की तरफ और आरएनए पॉलीमरेज मूव नहीं करेगा तब तक ये ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर सकता। ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो ट्रांसलेशन नहीं होगा, ट्रांसलेशन नहीं होगा तो प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। ऐसा ही है ना? अब देखिए ये हटेगा कैसे? तो जब यहाँ पे लैक्टोज 100% में से जब अंदर गया तो यहाँ पर 1% जितना भी गया उसमें से 1%, ऐसा नहीं है कि 100%, जितना भी गया उसमें से 1% एलोलैक्टोज में कन्वर्ट हुआ और 99% लैक्टोज के फॉर्म में ही है। ऐसा ही है ना? अब ये जो एलोलैक्टोज होता है ना, ये इसके साथ इनहिबिटरी प्रोटीन का जो अट्रैक्शन है, समझिएगा, इनहिबिटरी प्रोटीन का अट्रैक्शन जो एलोलैक्टोज की तरफ है वो ऑपरेटरी जीन से ज्यादा है। यानी कि जैसे ही एलोलैक्टोज बनेगा ऑपरेटरी जीन को इनहिबिटरी जीन छोड़ देगा, और छोड़ करके किसके साथ ये जुड़ जाएगा? जुड़ जाएगा एलोलैक्टोज के साथ। और जैसे ही इनहिबिटरी प्रोटीन एलोलैक्टोज के साथ जुड़ेगा तो क्या होगा? ये जो है आरएनए पॉलीमरेज का मूवमेंट आगे स्टार्ट हो जाएगा, और मूवमेंट जैसे ही स्टार्ट होगा ये स्ट्रक्चरल जीन क्या करेंगे? ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या करेंगे? ये ट्रांसलेशन। क्या करेंगे? ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन करने से क्या होगा? प्रोटीन का निर्माण होगा। यानी कि ये मॉडल फिर क्या हो गया? ऑन हो गया। पहले से क्या था? ये ऑफ, लेकिन जब जरूरत पड़ा तो मॉडल क्या हो गया? ऑन, यानी कि प्रोटीन के बनने का प्रोसेस क्या हो गया? शुरू हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसके बाद क्या होता है कि ये जो 99% लैक्टोज है ये कन्वर्ट होने लगता है किस फॉर्म में? ग्लूकोज के फॉर्म में और ग्लैक्टोज के फॉर्म में। जो अंदर आया वो कन्वर्ट होता है किसमें? ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के फॉर्म में, तभी ये बैक्टीरियल सेल के अंदर यूज में आता है। तो मान लो जितना लैक्टोज था वो सब के सब क्या हो गया? ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में कन्वर्ट हो गया। जितना भी था सब के सब कन्वर्ट हो गया। तो ये क्या हो गया? खत्म हो गया। इसके बाद एलोलैक्टोज भी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के फॉर्म में। और जब एलोलैक्टोज भी कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, इसका मतलब एलोलैक्टोज भी खत्म हो गया। इसका मतलब फिर से जो इनहिबिटरी जीन था वो वापस किसके साथ जुड़ गया? ऑपरेटरी जीन के साथ, और फिर से ये जो प्रोसेस था जीन एक्सप्रेशन का वो क्या हो गया? बंद हो गया। क्लियर? तो इस तरीके से बैक्टीरियल सेल के अंदर जीन एक्सप्रेशन बंद होते रहता है और स्टार्ट होते रहता है।